सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है यहाँ पर मल्टीपल गैलेक्सीज है और यही गैलेक्सी में से एक है द मिल्की वे गैलेक्सी और ये गैलेक्सी के एक सोलार सिस्टम में हमारा एग्जिस्टेंस है। लेकिन सबसे खास बात ये जो सोलार सिस्टम है जिसमें एक सन और बाकी की 8 प्लैनेट्स है जो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये क्रिएट कैसे हुआ, यानी कि हमारे सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरह हुआ है। तो अगर हमें हमारे सोलार सिस्टम की फॉर्मेशन को जानना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा स्टार फॉर्म कैसे हुआ। तो देखो ये बात तक की है जब हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हो चुका था। अब जब ब्लैक होल्स फॉर्म हो गए थे तो वो जो पर्टिकुलर एरिया था वहां पर की ग्रेविटी इंक्रीज हो गई थी। तो यहीं पर होता कुछ ऐसा है कि जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रहते हैं वो एक जगह कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। अब वो जो पर्टिकुलर जगह रहती है वो बेसिकली एक नेबुला का फॉर्म ले लेती है। अब वो जो जगह है जहाँ पर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर फ्यूजन होता है और वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स रहते हैं वो हीलियम में बदल जाते हैं। और जैसे ही वो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हीलियम में बदलते हैं तो देखते ही देखते वहां पर एक कोर क्रिएट हो रहा होता है। अब ये जो कोर क्रिएट हो रहा होता है ये बेसिकली हमारे स्टार का न्यूक्लियस होता है। अब देखते ही देखते वो जो पर्टिकुलर कोर रहता है वो और भी ज्यादा बड़ा होते जाता है और एक स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। अब होता कुछ ऐसा है कि वो जो स्टार रहता है ना वो उस पर्टिकुलर ब्लैक होल के अराउंड गोल गोल घूम रहा होता है। लेकिन उससे भी खास बात ये जो पर्टिकुलर नेबुला रहता है ये भी वो स्टार के साथ साथ घूम रहा होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि अब जो हमारा स्टार है जिसका फॉर्मेशन हो गया है वहां पर की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो देखते ही देखते धीरे धीरे जो हाइड्रोजन के बचे कुचे एलिमेंट्स है वो भी काफी सारे अलग अलग स्टार्स को क्रिएट करेंगे। तो देखते ही देखते धीरे धीरे वहां पर जो बचे कुछ एलिमेंट्स है जो मे भी हो सकता है काफी सारे अलग अलग टाइप के गैसेस से बने हो, क्योंकि वहां पर जो पर्टिकुलर नेबुला था वो गैस और डस्ट से ही तो बना हुआ था ना। तो वहां पर होगा कुछ ऐसा कि अब जो वो स्टार की ग्रेविटी है उसकी ग्रेविटी को एक केंद्र मार करके वहां पर जितने भी नेबुला के अंदर गैसेस है धीरे धीरे उससे कोर क्रिएट होगा। अब वो जो पर्टिकुलर कोर रहेगा उसके ऊपर धीरे धीरे सरफेस और गैसेस आके बैठते जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद वहां पर देखते ही देखते जितना भी मैटर था, जितना भी एक्चुअल में एलिमेंट्स था, उससे मिल करके 8 से 9 प्लैनेट क्रिएट हो चुके थे। लेकिन जब वो 8 से 9 प्लैनेट वहां पर क्रिएट हो चुके थे तब पर भी वहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फिर कुछ ऐसा मैटर था जो बचा हुआ था। और ये जो पर्टिकुलर मैटर था ये मैटर से धीरे धीरे वहां पर छोटे छोटे रॉक के पीसेस क्रिएट हो गए। पर्टिकुलर जो रॉक के पीसेस थे वो हमारे ब्रह्मांड में हर जगह फैलना शुरू हो गए, इसे आज की डेट में हम एस्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली खास बात तो ये है कि जो एस्टेरॉइड का सेक्शन था ये हमारे अर्थ की ग्रेविटी में इतना ज्यादा नहीं आ पाया, क्योंकि जो हमारे बाकी सारे प्लैनेट्स थी जिसकी ग्रेविटी ज्यादा थी वहां पर जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, तो कॉमन सी बात है कि जो एस्टेरॉइड्स के पीसेस रहेंगे ये ज्यादातर हायर ग्रेविटी में ही जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जो हमारा प्यारा स्टार था जिसे आज हम सन कहते हैं उसके आसपास ही जितने भी प्लैनेट्स आए वो सारे के सारे प्लैनेट्स के अंदर का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब पर्टिकुलर अगर कोई जगह का टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो वहां पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा पनप जाते हैं। और इसी चीज के लिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे जो भी प्लैनेट्स एक्चुअली में वो स्टार के करीब थे वहां पर एक्चुअली में ह्यूमिडिटी पैदा हुई, बाकी सारे एलिमेंट्स फॉर्म हुए, क्योंकि वहां पर जो पर्टिकुलर स्टार था उसके हैबिटेबल जोन के होने के कारण वहां पर जितने भी प्लैनेट्स थे वो सारे के सारे प्लैनेट्स में बेसिकली एक लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, जिस चीज की वजह से आज के टाइम पे हम हमारी पृथ्वी पर जीवित है। वरना अगर एक्चुअली में ये फॉर्मेशन नहीं हुआ होता तो हमारा कभी भी ये पृथ्वी पर आना इम्पॉसिबल ही लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मली देखेंगे कि जो हमारा सन है या फिर हमारे बाकी के 8-9 प्लैनेट्स है ये सारी की सारी चीजें एक गैस के क्लाउड से क्रिएट हुए हैं, यानी कि नॉर्मल भाषा में एक नेबुला से क्रिएट हुए हैं। और एक ऐसे नेबुला से जो नेबुला के अंदर सिर्फ और सिर्फ डस्ट और गैस के पार्टिकल्स थे, यानी कि एक नॉर्मल सा नेबुला जिसके अंदर डस्ट और गैस के पार्टिकल्स है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है हमारे ब्रह्मांड की ग्रेविटी की वजह से कि वो पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को जन्म दे सके और इनडायरेक्टली हमें जन्म दे सके। अब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा और भी कोई नेबुला होगा जो कहीं और सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।